हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे स्वतंत्रता क्या है, दैट मीन्स फ्रीडम के बारे में बात करने वाले हैं इसमें कि जो हमारी स्वतंत्रता है रियल में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, हम बहुत बार सुनते हैं स्वतंत्रता और हम भी कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में एंड काफ़ी सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ चुकी होगी कि स्वतंत्रता हम सबको चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि किसी एक पर्सन को चाहिए होता है और कोई दूसरा पर्सन चाहता है कि हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, तो बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्रता आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए और जो भी हमारे आसपास रह रहे हैं उन्हें भी स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, जितने भी मानव प्राणी हैं उन सबको स्वतंत्रताएं चाहिए। हालांकि जो जीव जंतु हैं वो भी अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं। आप देखिएगा कि एक जो शिकारी कुत्ता होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने मर्जी का स्वतंत्र रूप से उसे जो मन करता है वो खाता है, जहाँ जाने का उसकी इच्छा होती है वो वहाँ जाता है, घूमता है, फिरता है। लेकिन जो एक पालतू कुत्ता होता है ना, वो कुछ अलग ही होगा। मतलब पालतू कुत्ता बहुत ही, आप देखोगे कि बहुत ही शांति से रहेगा। मतलब वो भूल जाता है कि हम एक जो कुत्ते की विशेषता होती है वो उसे ही भूल जाता है क्योंकि वो आदमियों के पास रह रहा है। लेकिन जो शिकारी कुत्ता होगा, जो भागने वाला डॉग होगा, वो क्या करेगा कि मतलब उसकी अलग ही, आप देखोगे तो जो शारीरिक संरचना होगी। हालांकि अब जो कुत्ता है वो कुत्ते जैसे ही दिखेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे में समझिएगा कि कुत्ते का जो शरीर है वो शेर जैसे दिखेगा, शारीरिक संरचना का मतलब। बस मेरा कहने का मतलब थोड़ा उनका जो मतलब रवैया होगा ना, एक खूंखार वाला होगा, आपको देख के वो झपटेगा। लेकिन जो घर वाला है वो बस आपसे लिपट जाएगा, लेकिन आपको काटेगा नहीं, काटने को नहीं दौड़ेगा, आपको क्या किसी को भी नहीं। तो दोनों में ही डिफरेंस होता है। और दोनों में ही किस बात का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक स्वतंत्र घूम रहा है, एक हमारे मर्जी से चल रहा है। तो यहाँ से भी हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि यदि कोई स्वतंत्र है, आप देखते हो कि जो जू वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ के जो जानवर होते हैं और जो जंगल में फुल फ्रीडम जिन्हें मिला होता है घूमने भागने के लिए, अपने से शिकार करके भोजन करने के लिए, उनकी अ, जो हालत होती है और जो हम रख देते हैं कि मतलब जो जू वगैरह में है वहाँ पे रख देते हैं इन्हें बंद करके, और जितना मतलब हम चाहे हम मांस लाते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं। जो भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं वहाँ पे उनके खाने के लिए ना बाहर कहीं जाने को मिलता नहीं उन्हें। वहाँ के जो भी संचालक वगैरह होते हैं वो मंगवाते हैं जो भी उनका भोजन होता है और डालते हैं। अब वो डालने में कितना उनका पेट भर रहा है, कितना किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि कोई भी जानवर हो यदि वो खुद से शिकार करके खाए तो वो कुछ अपना अलग ही संतोष मानता है। और यदि हम उसे खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो उतना सेटिस्फाई नहीं हो पाता है। तो इसमें से हालांकि वो खतरनाक होते हैं इसलिए उन्हें रखा जाना इम्पोर्टेंट होता है, बट कहीं ना कहीं खतरा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे वो मानव हो चाहे जानवर हो, बस मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि मतलब हर एक जीव को स्वतंत्रता किसी ना किसी रूप में चाहिए होती है, और ह्यूमन को तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो बोल भी सकता है तो अपनी स्वतंत्रताओं को व्यक्त भी कर सकता है कि हाँ हमें स्वतंत्रताएं चाहिए होती है। तो अब हम समझेंगे कि ये है क्या चीज़। इसमें बात की गई है कि अस्वतंत्रता क्या है, हमारा ये क्वेश्चन है और पूरा इस टॉपिक में इसी के आंसर देखेंगे। यहाँ पे है कि इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यानी कि सीधा एक लाइन में आपको आंसर देना है। आप क्या लिख सकते हो कि व्यक्ति का जो हमारा कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप चाहो तो यही एक लाइन आप लिख भी सकते हो अपने नोट्स में। यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्ति का मतलब व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हैं, हम हैं या कोई और है, तो इन पे या हम पे किसी पे भी मतलब बाहरी जो भी है कि बाहरी प्रभाव आके हम पे ना पड़े, कोई हम पे प्रतिबंध ना लगाए। बाहरी इन द सेंस कि मैं आपको कोई काम जबरदस्ती करने को बोलूँ, आपके आस पड़ोस वाले आपको जबरदस्ती करने को बोल रहे हैं कुछ, तो उससे हम क्या कहेंगे कि ये हम स्वतंत्र नहीं हैं अभी। किसी ना किसी के हम गुलाम बने हुए हैं और हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मालिक होना चाहते हैं। कुछ अपना ये दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो कि स्वतंत्रता का मतलब है कि जहाँ पे क्या हो कि खुद हम अपने मन मर्जी के मालिक हों।
वहाँ पे किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। तो जिस भी तरीके से आप लिखना चाहें तो अपने अनुसार से भी लिख सकते हैं। और क्या होता है कि इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या मतलब दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपको बिना बाहरी दबाव के आप स्वतंत्र हो, आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, अपनी बातें रखने के लिए स्वतंत्र हो, कहीं पे घूमने जाना है वहाँ जाने के लिए आप स्वतंत्र हो। तो इसमें आप कह सकते हो कि हाँ, वह व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। हालांकि क्या होता है, प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, क्योंकि हम देखे थे कि यदि पूर्ण रूप से फ्रीडम दे दिया जाएगा तो कोई उसका मिस यूज भी कर सकता है, एंड वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि प्रतिबंधों का ना होना स्वतंत्रता का केवल एक ही पहलू है। अभी हम सिर्फ इसकी अच्छाइयों पर ही जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसका अभी एक ही पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। अब स्वतंत्रता का जो दूसरा पहलू आता है कि व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सके। अब यहाँ पे क्या था कि हम तो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाह रहे हैं, मतलब उठने बैठने बोलने खाने रहने की स्वतंत्रता जो भी है, कि किस तरीके से कपड़े पहनना है, किस तरीके से हम अपना जो भी है नहा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, वो हम अपने मर्जी के मालिक हैं, किसी का हम बाहरी हस्तक्षेप नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। और उसके बाद अब आता है कि यहाँ पे आत्म अभिव्यक्ति के बारे में कि इसमें क्या है कि आपके अंदर जो भी एबिलिटी है, जो भी योग्यताएं हैं आपके अंदर, तो उससे आप प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसका अलग जो अर्थ निकलता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे भी हमें स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। और बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि बाहरी प्रतिबंधों का जो भी हमारा अभाव होता है और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के ये दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। यानी कि इसमें पूरा हमें समझाया गया है कि स्वतंत्रता एक हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, समाज में जाते हैं वहाँ पे भी हमें स्वतंत्रता मिले, इसके हम हकदार होते हैं। देन उसके बाद हमारा ये दोनों ही पहलू क्लियर होते हैं। एंड इसमें ये भी बताया गया है कि जब हमें क्या होता है कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी परिस्थिति का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। अभाव का मतलब है कि कमी, यानी कि बाहर का प्रतिबंध बिल्कुल भी ना हो आप पे, तो इसे हम फ्रीडम कह सकते हैं। और ये दोनों ही पहलू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों, समाज की यहाँ पे बात की जा रही है, घर की, एक परिवार की नहीं, कि एक स्वतंत्र समाज हम बात कर रहे हैं किसी को, तो ये वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। यानी कि जितना भी है, जैसे भी है, उनमें वो सपोर्ट करे और उनका साथ दे। ऐसा नहीं कि उनको बोल दे कि तुम जो कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए, एंड ये काम जरूरी नहीं है और ये काम तुम्हें करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया करने की ज़रूरत है। यह देखना भी ज़रूरी होगा कि सॉरी यहाँ से हमारा ये है, तो इसमें क्या बातें की गई है जो है हमारा कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि समाज में जो भी व्यक्ति रह रहा है, तो ये तो है कि जितने भी हमारे यहाँ व्यक्ति रह रहे हैं, तो हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं है। यानी कि कोई
व्यक्ति आप यदि कोई प्रतिबंध लगा रहे हो तो वहीं किसी व्यक्ति को लग रहा है कि ठीक है, कोई व्यक्ति समझ रहा है कि ये हमारी स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है। तो अब ऐसे में तो ये बात सोचना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पे कब कैसे लागू करनी चाहिए, कि सब कम से कम 1-2 यदि छूट जाते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वहाँ पे यदि कि देश का भला हो रहा है आपके कुछ मतलब आपकी जान देने से, तो हमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, दे देनी चाहिए, क्योंकि एक जान से देश पूरे देश की जनता की जान बच सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि चलो ठीक है कि मतलब एक अनसेटिस्फाई, हालांकि कोशिश की जाएगी कि वो भी ना रहे, वो भी अपना उसको भी सेटिस्फेक्शन मिले, और यदि नहीं मिल पा रहा तो ठीक है कि एक को नहीं मिल रहा, लेकिन 10-9 को तो मिल रहा ना। तो उसमें से फिर ये देखा जाएगा कि हाँ मेजोरिटी किधर है, तो हमें कौन सा काम करना चाहिए। ऐसे नहीं प्रतिबंध भी लगा दे रहे और वहां पे सबको ही प्रॉब्लम्स हो रही है, तो फिर उसमें से काम सही नहीं हो पाता है। और इसमें वही बताया गया है कि सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, ये हमें सोचना पड़ेगा, और किस को स्वीकार किया जा सकता है और किस को हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य से भी हो सकता है। यानी कि इसमें बताया गया कि समाज का अर्थ हमारा सिर्फ ऐसे नहीं कि मतलब हम कह दें कि जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं या जहाँ पे हम रह रहे हैं, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, जो भी है, ये सिर्फ इतना नहीं है। यहाँ पे समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दिन उसके बाद है कि जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है, मतलब यह है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच रिश्तों के मतलब जो भी व्यक्ति है और समाज है, तो समाज के बीच रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। यह देखने की भी जरूरत होगी, यानी कि होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है। तो सीधे ओवरऑल हम कहें तो इसमें है कि जब भी हम कोई नियम कानून बनाएंगे या कर रहे हैं, तो क्योंकि प्रतिबंध लगाना तो जरूरी है, ये तो इम्पोर्टेंट है कि प्रतिबंध हमें लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमें ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग करने की कोशिश जरूर करते हैं। जैसे कि आपको भस्मासुर वाली यदि कहानी याद हो, तो वहाँ पे क्या था कि जब उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है शंकर जी के द्वारा, तो वो ठीक है कि आपको जान को खतरा है कुछ भी, किसी भी तरीके से, तो आप अपनी जान के बचाने के लिए या किसी और का भला करने के लिए किसी के सिर पे हाथ रख दोगे तो वो भस्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि अब तो मुझे आशीर्वाद मिल चुका है, तथास्तु भगवान जी ने बोल दिया है, अब तो मैं इन पे ही ट्राई कर लेता हूँ कि कैसे होता है। तो फिर वहां पे अब हमें फ्रीडम दे दी गई है, अब गवर्नमेंट के द्वारा फ्रीडम दे दी गई, अब आए दिन हम गवर्नमेंट के लिए ही खतरा बनते जा रहे हैं। तो वहां पे तो प्रतिबंध लगाना कहीं न कहीं ज़रूरी होगा। और जैसे घर में ही हमें मान लीजिए स्वतंत्रता दे दी गई, अब घर में हम उस स्वतंत्रता का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि आए दिन हमारे पेरेंट्स हमसे परेशान हो रहे हैं, ठीक है? तो जो जितने भी घर वाले हैं, वो हमारे रवैये से, हमारे कारनामे से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, तो वो इतना देंगे स्वतंत्रता ताकि उन्हें परेशान ना कर सको आप, कुछ उसमें लिमिटेशंस रखेंगे ही। तो प्रतिबंध लगाना ज़रूरी है, बट हाँ, किस तरीके का प्रतिबंध लगाया जाए, यहाँ पे सोचने की बात ये है कि एक बहुत बड़े समाज में हमें लगाना है तो कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो इसमें वही बताया गया है। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हमें यह तय करने की जरूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें यह भी देखने की आवश्यकता होगी कि जो सिद्धांत हमने यह तय करने में इस्तेमाल किया कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। यानी कि जिस आधार पे हम ये सारी चीजें करेंगे, तो उसे हम ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि क्या इसे और आगे हम किसी समूह के लिए यानी व्यक्तिगत और समूह तथा राष्ट्र के बीच संबंधों पर भी लागू कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो ये भी हमें, क्योंकि एक क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं कि उसी में से दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उन सारी समस्याओं का, जैसे कल गोपाल का क्वेश्चन था कि हमारा संविधान इतना विस्तृत क्यों बनाया गया है, उसका कारण क्या था। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि रीजन क्या था,
कि यदि हम पॉलिटी जब पढ़ रहे थे, यानी कि पॉलिटी तो खैर अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी कि जब हम राजनीति पढ़ रहे थे कि हमारे सेंटर की या जो भी हमारे निर्वाचन क्षेत्र वगैरह पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम देख रहे थे कि जैसे उन्होंने सोचा कि यदि हम बहुसंख्यक वालों को करते हैं, अल्पसंख्यक वाले छूट जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब उनके मन में क्वेश्चन आया कि अब अल्पसंख्यकों को हमें इसमें लाना चाहिए। अब अल्पसंख्यकों में से किसको लाना चाहिए, उनमें से भी कई सारी कम्युनिटियां हैं, किन्हें किस दर्जा मतलब प्रशासनिक मान्यता उन्हें दी गई ना, जो SC ST OBC कहते हैं। तो ये तो हमारी कोई कास्ट नहीं है, ये प्रशासन के द्वारा वर्ड दिए गए हैं, हमें सरकार के द्वारा ये वर्ड हमें दिए गए हैं कि हम जनरल कैटेगरी के आते हैं, मतलब इतने इतने लोगों को आप जितने कास्ट के, आपको पता है कि इंडिया में ये जो कास्ट वाला वो बहुत ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे मतलब जनरल कैटेगरी में कितने कास्ट के आ जाएंगे, और उसके बाद जो आता है हमारा SC कैटेगरी में कितने कास्ट के आ जाएंगे, ST में कितने कास्ट के तक के आ जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें लिखी गई, ठीक है। आप में से कोई जो भी अपना सरनेम जो भी लिखते होंगे, तो यहाँ पे आप यदि मैं बात करूँ तो एक कोई लिख रहा है राम प्रताप सिंह, ठीक है। तो वो भी किस में आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। और उसके बाद कोई ब्राह्मण है या कोई शुक्ला है, कोई जो भी तिवारी है, जिस भी कास्ट के हैं, वो क्या लिखेंगे, वो भी जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं। इसी तरीके से जो ST में आ रहे हैं, वो भी किसी की कास्ट अलग होगी, किसी की कास्ट अलग होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें मतलब उसमें कह दिया बनाया गया, और पूरी सारी चीज़ें देख के बनाई गई हैं कि कैसे कौन आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर क्या है, क्योंकि इजीली होगी ना ऐसे हर एक जाति के लिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा जाति है, ये कास्ट वाला जो प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा। यहाँ सिर्फ ब्राह्मण समाज में ही इतनी जातियाँ हैं कि वहाँ पे यदि किसी को आरक्षण देने लगे वो तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए उसने सीधे पूरा बनाया कि हम अपने कुछ प्रशासनिक वर्ड देंगे इन्हें कि SC के अंदर इतने, ST के अंदर इतने, और OBC के अंदर इतने, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये नहीं कहता कि केवट महोदय के लिए ये है, या कि जो भी अपना आदिवासी लिखते हैं, चौधरी लिखते हैं, तो उनके लिए इतनी सीटें हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि SC वालों के लिए इतनी सीटें हैं, और ST वालों के लिए इतनी इतनी सीटें हमारे संविधान में रखी जाएंगी। तो इससे पहले उन्होंने पूरा ओवरव्यू लिया, ठीक है। और उसके बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पे की ताकि कोई छूटे भी ना, और कोई ऐसा भी ना हो कि वहाँ पे किसी को ऐसा लगे कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली हैं या ये मिलनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद इसीलिए हमारा संविधान इतना विस्तृत हो चुका है, और इसमें अभी और भी विस्तार हो रहा है। पहले तो कम था, काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं, तो वहाँ पे विस्तार लगातार इसका चल रहा है। और जब अमेंडमेंट हो रहे हैं तो अब ऐसे कि उसमें मेंशन तो बातें करनी ही पड़ेगी। और आप लोग पढ़ते भी हो कि हमारा कौन सा अभी 101वां संविधान संशोधन हुआ, 102वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां संविधान संशोधन हुआ। तो ये चीज़ें हो रही तो संविधान में ही इंक्लूड हो रही, तो अभी बढ़ भी रहा हमारा संविधान। तो यहाँ पे कोई उनका टारगेट मेन नहीं था, हालांकि मैंने कल समझाया था। एंड हम धीरे धीरे ये चीज़ें समझते चलेंगे, और आपके को क्लियरिटी आती जाएगी कि हाँ ये संविधान हमारा इतना विस्तृत क्यों था, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है, और स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम करने के से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। यानी कि हम देखते हैं कि हमें कमी है, ये चीज़ें मतलब इसका ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, दुनिया भर का। तो वही कहते कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। यदि दोनों दुनिया में ना, यदि सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होगा। यदि आप बहुत अच्छे हैं तो यकीन मान के चलिए कि आप में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बुराइयां निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, कभी एक चींटी को भी आपके द्वारा नहीं मारा गया है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग मिल ही जाएंगे आपको जो कि आपके आलोचक होंगे, वो भी अच्छे खासे वाले, ठीक है। भले ही पूरी दुनिया आपकी फॉलोवर हो, लेकिन कुछ तो ऐसे मिल ही जाते हैं। तो यदि एक सकारात्मक पहलू इसका नकारात्मक है तो सकारात्मक तो होना ही है। और यहाँ पे क्या होता है और पहलू क्या है कि स्वतंत्र होने के लिए समाज को
उन बातों पर विस्तार देना चाहिए, या इसमें बताया गया कि जो कुछ बातें होती हैं उन बातों पर हमें विस्तार देना चाहिए, जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में असमर्थ हो सके। और इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं से भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे बताया गया कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या सरकार को इन सेक्टरों पर स्वतंत्रता देनी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। हमारे अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है, आपके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट है। हर एक इंसान जो भी है वो उसके अंदर, इस दुनिया में जितने भी इंसान है, आप देख चुके हो कि मानव पूरे पृथ्वी का एक अद्वितीय इंसान है, जो कि सारे जीव जंतुओं से, सारे प्राणी से अलग रखता है अपनी विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, और जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई तो विशेषता जरूर होती है। कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट जरूर होता है। कोई खेलने में एक्सपर्ट होता है, कोई गाने में एक्सपर्ट होता है, कोई बोलने में एक्सपर्ट होता है, कोई तो खाना खाने में होता है, कोई सोने में होता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन टैलेंट होता है। ठीक है, सोना भी एक टैलेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। यहाँ पे सबको सोने से आराम मिलता है, और मैं अपनी हालत बताऊं तो मुझे 6 घंटे से ज़्यादा यदि सोना हुआ तो मतलब बीमार टाइप का ऐसा लगता है सारा दिन, कि आज कुछ मतलब तबीयत खराब हो चुकी है। ठीक है, तो ऐसी मतलब कंडीशन हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को वहीं पे इतना सोना पसंद होता है कि दिन सुलाओ, रात सुलाओ, सुबह सुलाओ, दोपहर सुलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सोते जाएंगे। रोना भी एक टैलेंट होता है, तो रोते भी है लोग। ठीक है, लेकिन हाँ, किसी ना किसी के अंदर तो कोई ना कोई टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा, तो कोई कलाकारी में एक्सपर्ट होगा, कोई विज्ञान के क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा। तो यहाँ पे जितना भी है, अब देखिए ये जो खिलाड़ी हम देखते हैं कि क्रिकेट हो रहा है, बैडमिंटन हो रहा, वॉलीबॉल हो रहा, तो उनके अंदर तो टैलेंट ही ना, कोई पहचान लिया, कोई पहचान नहीं पाता कि हमारे अंदर इतने अच्छे अच्छे भी टैलेंट है, एंड हम सोच लेते हैं हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उस जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट हमें अपने बाहर निकालने चाहिए, और करने की कोशिश भी, उसे पूरा करने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी हमसे महान नहीं है, एंड हम किसी से महान नहीं है। ठीक है, जो है वो अपने आप में बिल्कुल 100% है। चाहे आप हो तो वो आप भी अपने आप में 100% हो, और कोई है वो भी अपने आप में 100% ही है। और उसके बाद हालांकि 100% का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल सही ही हो, लेकिन हाँ ये है कि मतलब आप किसी से अपने आप को कंपेयर मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सुंदर दिखता है, दिखने दो, हम जैसे दिख रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती हमारे अंदर नहीं आ जानी है। कोई गंदा दिख रहा है उस पर हंसो मत, क्योंकि हम इतने भी सुंदर नहीं है कि हम उस पर हंस रहे हैं। ठीक है, कोई यदि खेलने में एक्सपर्ट है, हमें अक्सर सुनने को मिलता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे यदि बात करूँ, हमें क्या सुनने को मिलता है कि घर में क्या हमें एग्जाम्पल दिया जाएगा, देखो राव साहब के बेटे जी ने मतलब इतना इतना इतने अच्छे उनके परसेंटेज आए हैं, और तुम तो गधे के गधे रह गई, या तुम तो गधी की गधी रह गई, पता नहीं क्या पढ़ती हो, फालतू में हमारा पैसा बर्बाद कर रही हो। तो अब हमारे मम्मी पापा हमें ऐसे मतलब उनसे तुलना करेंगे हमारी, कि और उनको देखिए, और जो राव साहब जी है वो कहेंगे अपने बच्चे को कि वो देखिए ठाकुर जी के बेटे इतने महान है, कि ठाकुर जी के बेटे का जो भी वो खेलने में इतने एक्सपर्ट है। सपोज मान के चलिए कि आप खेल खेल रहे हो, तो वहां पे वो कहेंगे कि तुम्हारा तो किसी में मन ही नहीं लगता है। वो होता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं, राव साहब जी कह रहे हैं कि मतलब ठाकुर जी के बेटे बेटियां इतने अच्छे हैं, इतने पढ़ने लिखने में होशियार हैं, और खेलने कूदने में भी होशियार हैं, यानी कि उनमें मल्टी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। और आपके पापा जी भी कह रहे हैं कि राव साहब के बेटे इतने अच्छे हैं, मतलब तुम्हारे तो एक भी परसेंट नहीं आते, जब खेलने में ही सारा टाइम बिता देते, उनको देखो, कुछ उनसे सीखो। तो हमारी तुलना वो कर रहे हैं, और ना तो वो खुश है ना तो ये खुश है, कोई भी खुश नहीं है यहाँ पे। और हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो ये कोई एक नॉर्मल घटना है, सबके साथ होती है, कि हम हमेशा अपनी तुलना ना किसी और से कर देते हैं। क्यों किसी और से हम अपनी तुलना करें? जो जैसा वो अपने लिए बेटर है, हम जैसे हम अपने लिए बेटर हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि जब किसी कोई एक आर्मी में हो गया हमारे फैमिली का, वो हमें सारी चीज़ें यही बताएंगे कि तुम भी आर्मी में चले जाओ, तुम भी ये कर लो, तुम भी वो कर लो। ठीक है, कोई हमें दूसरा रास्ता नहीं दिखाता है। क्यों जाएं हम? हमारी मर्जी नहीं है, हम क्यों जाएं?
हमारे पापा इंजीनियर हो गए, पापा का भी मन है कि हम और हाई पोस्ट वाले इंजीनियर हो जाएं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब वो वही चाहते हैं और हमारे दोस्तों से तुलना करते हैं और फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। जब भी हम दोस्तों से तुलना करेंगे हम पीछे ही रहेंगे, हमेशा पीछे रहेंगे। ये तो तय है कि आप मेरे से तुलना करोगे तो आप उस नज़रिए से देखोगे, और जब उस नज़रिए से देखोगे तो मान के चलिए कि मैं बहुत टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अब आप जब तुलना करोगे तो आप पाओगे कि हम तो कुछ नहीं है, और जब आपने ये मान लिया कि हम तो इसके सामने कुछ नहीं है तो आप जीरो हो गए, वहीं पे जीरो हो गए आप। लेकिन जब आपने खुद से तुलना की, अपने आप को खुद से आप रिव्यू किए, तब आपको समझ में आया कि नहीं नहीं, मैं तो इतना तो कर ही सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। और फिर वहां पे हम आगे बढ़ गए। तो हमें किसी पे ऐसे किसी से अपने आप को तुलना नहीं करनी है। हर एक किसी भी चीज पे हो, चाहे वो खूबसूरती पे हो, चाहे हंसने रोने खाने पीने खेलने कूदने पढ़ने, किसी में भी हो, तुलना नहीं करनी है। हम जैसे भी हैं उस हिसाब से हम बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल अपने आप में फिट है। हमें किसी के बदलने से नहीं बदल जाना, किसी के कहने से कुछ नहीं करना, हमें हमें अपने से चलना है। हाँ, अच्छा करना है, दुनिया में अच्छे लोगों की पहचान होती है। हालाँकि कोई बुरा भी कर दे तो उसका भी नाम चलता है। यदि हमें नाम ही चलाना टारगेट हो ना, एक हमें नाम चलाना है, तो नाम तो एक जो क्रिमिनल होगा उसका भी अच्छा खासा चलता है, और जो अच्छा इंसान होता है उसका भी चलता है। हालाँकि क्रिमिनल लोग ना जल्दी थोड़ा उनकी जो है आ जाते हैं पब्लिक के सामने, और अच्छे इंसान करते रहते हो सकता है कभी आ जाएँगे, और नहीं भी हो सकता है कि कभी नहीं आएँगे, ठीक है? तो अब आते हैं अपने पॉइंट में। तो आप मेरी बात को, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी किसी से तुलना मत कीजिएगा अपने आप को, कभी भी नहीं। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, हम जैसे हैं बहुत अच्छे, जिसे करनी है हमसे कर ले, हम नहीं करने वाले किसी से, चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो। ना तो हम गांधी बन सकते, ना नेहरू बन सकते हैं, हम जो हैं हम वही ठीक है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जो कर सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम जो कर सकते हैं दुनिया में कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ जो कर सकता है, और यही कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होता है। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, बट इतना लो कॉन्फिडेंस भी ना हो कि कोई भी हमारा फ़ायदा उठा ले जाए, और कोई भी हमें जो भी कहे। सपोज मान के चलिए आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आके आपसे कोई बोलता है अरे क्या कर रहे हो, बड़े बड़े लोग तो नहीं कर पाए, तुम्हारे बस की बात थोड़ी ना है, तुम थोड़ी ना कर पाओगे। तो अब हमें लगेगा यार सही बोल के गया, हमारे अंदर अब हमें अपनी योग्यता तो पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि चलो ठीक है यार, मतलब छोड़ते हैं, किसी और पे ध्यान देते हैं। अब हमने छोड़ दिया, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। साल भर आप यूपीएससी पे लगा रहे हो, अब साल भर बाद आप स्टेट पे जा रहे हो, उसके बाद आप एसआई पे जाओगे साल भर बाद, और किसी ने कह दिया कि तुम तो अब चपरासी बनने लायक भी नहीं हो, तो तुमने कहा चलो ठीक है माटी वाटी ढोते हैं, क्या करेंगे अब। तो हमारी सोच तो कुछ ऐसे लोग हमारा ब्रेन वॉश करते हैं, और हम बहुत इजीली अपना ब्रेन वॉश करवा भी लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए आप लगे रहिए, जहाँ पे भी लगे हैं उसमें अपना 100% दीजिए, होगा कैसे नहीं। ये तो बिल्कुल तय है कि जिन्होंने भी दिया उनका हुआ, जिन्होंने नहीं दिया वो वही ऐसी बातें करते हैं फिर। सो मेरा लेक्चर काफ़ी हो गया, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भी हमारा न्यूनतम प्रतिबंधों के स्वतंत्रता समाज वो वह होता है, यानी कि जो स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता के कारण ही आप अपने विवेक और शक्ति का प्रयोग कर पाते हो। जो मैंने अभी इतनी बड़ी राम कथा सुना डाली, इसका मतलब यही है कि आपके अंदर यदि स्वतंत्रता है, सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम बन गए, और वहाँ पे आपके अंदर अभी मतलब आप मेंटली गुलाम बने हुए हो, ठीक है, कि हम हमेशा सपोज मान के चलिए कि आपके कोई भी सोच नहीं है, मैंने बोला कि आज आप लोग किसी के मतलब अपने आप को तुलना नहीं करेंगे, तो आपने कहा चलो ठीक है, मैडम ने बोला कल से नहीं करेंगे। फिर आप कोई और बोलता है कि नहीं नहीं हमें कंपेयर करना चाहिए किसी से, तो आपने कहा नहीं उसने भी सही बोला, हमें करना चाहिए। अब एक डीएम हो, और ऐसा डीएम यदि किसी डिस्ट्रिक्ट में आ गया तो उस जिले का तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई योग्यता है नहीं, गलती से रट सट के पास हो गया किसी तरीके से, क्योंकि ये एग्जाम है, यहाँ पे लिखना है, हमें
इंटरव्यू में भी चलो किस्मत साथ दे गई, हम निकाल लिए, ठीक है। अब वहाँ पे जब जाते हैं तो हमारा जो मेंटल अभी जिस तरीके से प्रिपेयर हुआ है हमारा जो दिमाग, तो वहाँ पे तो हमें क्या होगा कि मतलब कोई भी हमें कुछ भी आके, हमारा प्यून भी हमें राय दे के जा रहा, और वहाँ पे हम क्या कर रहे, उसकी राय पे भी सोच विचार करने पे बैठे हैं, यार नहीं नहीं मैं शायद गलत कर रहा हूँ, ये ऐसा बोल रहा। तो वहाँ पे फिर अपना एक स्टेटस होता है, एंड उसे बना के रखना ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और उसे बना के रखने के साथ साथ वर्क करना, जो आपका ओहदा है उस पे रह के आप वर्क करें तो बेहतर होता है। तो यहाँ पे वो अलग बात है कि कहीं कचरा पड़ा है तो आप यदि उठा सकते हैं तो उठा दें, तो इसमें कोई कमी नहीं होगी। बट हाँ, ये नहीं कि प्यून का काम आप करने लगो, इतना भी हमें नहीं करना है, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, और जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम यदि स्वतंत्र है, इसमें यही बताया गया कि यदि कोई भी इंसान स्वतंत्र है, वो अपने निर्णय अपने विवेक से लेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। आप जब बुक पढ़ोगे ना, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, मैं क्यों बोलती हूँ कि आप खुद से बुक पढ़िए, क्योंकि जब आप बुक पढ़ोगे, बुक का जो क्वेश्चन है आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे, तो आप उसमें विचार करोगे। लेकिन मैंने पढ़ाया आपको, मैंने बने बनाए आपको क्वेश्चंस दे दिए, मैंने उसका आंसर भी बता दिया, आप में आपका माइंड कुछ भी विकसित नहीं हुआ, रत्ती भर का विकसित नहीं हुआ आपका माइंड। वहाँ पे क्या था, मैंने जितने आंसर बता दिए आपको पता है, उसके आगे आपका विकास नहीं हुआ। यदि आप बुक खुद से पढ़े होते और वहाँ पे आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते, तो आप क्या करते, अपने माइंड को थोड़ा जोर देते, उसको थोड़ा काम करने को बोलते कि भैया शांति से मत बैठे रहे, काम कर। तो वो हमारा जो माइंड है वो वर्क करता, थोड़ा प्रेशर पड़ता। आप थोड़ा सा देखिएगा कि जिनकी पढ़ने की हैबिट नहीं होगी या मैथ वगैरह लगाने की हैबिट नहीं होगी, और फिर आप 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट बैठिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मन लगाने की मतलब मन लगा के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा ऐसे कीजिएगा कि हर एक तरह से दिमाग हट के इसमें आए और हम पढ़ें। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आपका सिर पहले दिन तो जरूर दर्द करेगा, और आप समझ जाना कि आज दिमाग पे हमने जोर दिया है। आप कोई बोझा मत रखना सिर पे, लेकिन बस पढ़ना आप को, चाहे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना एटलीस्ट 2 से 3 घंटे, ठीक है, तभी। और वहाँ पे 15 मिनट के लिए नहीं बोल रही हूँ, या कोई चीज़ पढ़ के समझने की कोशिश करना, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा आप लोग। वहाँ पे देखिएगा कि आपके मेंटल में जो प्रेशर पड़ता है वो आपको महसूस होगा, दर्द होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे वही दर्द आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन वो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, और हमें जब फ्रीडम होगी तभी कर सकते हैं। हालांकि अभी हमें फ्रीडम मिली हुई है, उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब आता है प्रतिबंधों के स्रोत। यहाँ पे आपको वाद विवाद करने के लिए बात की गई है कि लड़के लड़कियों को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो भी लड़के लड़की होते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का अभी कई सारे ऐसे मामले आए हैं या निर्णय उन्होंने सुनाया है कि जो भी मतलब लड़के या लड़की हैं और अपनी पसंद से या अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल सकते हैं वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ये। हालांकि कुछ अभी जजमेंट आया भी है, अभी यहाँ का यूपी हाई कोर्ट की हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि जो जजमेंट दिया गया कि मतलब जो भी है लड़के लड़की, यदि शादी कर रहे हैं कहीं पे भी, ठीक है, अपनी पसंद की वो मैरिज करना चाहते हैं, उन्हें 30 दिन पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सूचित करना पड़ेगा। तो ये तो उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसा दे रहा, लव जिहाद का कभी सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुना रहा है। तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो वो खैर हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रतिबंधों के स्रोत। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था में लगाए, और सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि गवर्नमेंट की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे है कि प्रतिबंध वो किस में लगाए,
इसमें बात की गई है कि अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था में लगाए सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है। लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, जो राज्य के नागरिक है, यानी कि पब्लिक जो है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य का मतलब हमारा एक स्टेट नहीं होता है, इसमें पूरा कंट्री के बारे में ही बात की जा रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी देश भारत देश नहीं मिलेगा, कहीं पे भी भारत राज्य ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा ये राज्य को ही हम देश कहते हैं पहले, और उसके शायद मैं आपको बता चुकी हूँ, और यदि किसी को फिर भी कंफ्यूज हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फिर बताऊंगी। तो इसमें क्या है कि राज्य के नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, और इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है, कि जहाँ पे जब हमारा नियंत्रण है हमारी सरकार पे, तो वो हमारी रक्षा के लिए काम करेगी ही। लेकिन क्या होता है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, जैसा कि जाति व्यवस्था में होता है, यानी कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जो होते हैं सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं यहाँ पे, कि जैसा जाति का एग्जाम्पल दिया गया है कि जाति व्यवस्था में होता है, और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं, यानी कि जब समाज में बहुत ज़्यादा असमानता फैल जाए तो हमें प्रतिबंध लगाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकते हैं या लग सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाता है, और यहाँ पे है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो हालांकि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, यहाँ पे एक ये बातें की गई, शायद कहीं पे मिले, ठीक है। यहाँ ये स्वराज्य के बारे में है, तो ये स्वराज्य जो है उससे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि स्वराज्य के बारे में क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इसमें है हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, तो ये जो है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, हानि सिद्धांत एक वर्ड आया था, आपको याद होगा यदि, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे बात करें यदि हम, तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, यानी कि रियल में इसकी नीड क्यों है, कि हम कहते हैं एक और हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वहीं दूसरी और हम कहते हैं हमें प्रतिबंध भी होना, मतलब हम नहीं कह रहे कि हम पर प्रतिबंध लगाओ, मतलब हाँ ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता आप दे रहे हो वहाँ पे प्रतिबंध भी होना चाहिए। तो अब तो देने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि एक और तुम ही कह रहे हो हमें चावल चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हो नहीं नहीं चावल नहीं चाहिए, रोटी चाहिए, अब इसमें से हम क्या दे दें तुम्हें, तो भूखे ही मरो फिर, जब कुछ है ही नहीं, क्लियरिटी ही नहीं है। तो अब इसमें पता हम करेंगे कि आखिर हमें ये चाहिए क्यों। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा कंक्लूजन निकालेंगे कि नहीं नहीं हमें चावल नहीं खाना है, डॉक्टर ने मना किया है, या रोटियां एक ही खानी है। फिर हम लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई रोटी ही दे दे, हम खा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, या कि थोड़ा सा चावल दे दे, थोड़ी एक ही रोटी दे दे, उससे हमारा काम हो जाएगा, ना ज़्यादा चावल की मात्रा हो ना ज़्यादा रोटी की मात्रा हो। तो यहाँ पे अब की हमें स्वतंत्रता देनी है, बट इतनी दो कि किसी का हनन ना हो सके किसी और की स्वतंत्रता को। तो अब देखते हैं प्रतिबंध की क्यों जरूरत है। तो हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। लो मतलब इसमें बताया गया कि हम ऐसी दुनिया में रह ही नहीं सकते। कौन ऐसा होगा इंसान जो ऐसा कहेगा कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहाँ कोई प्रतिबंध ना हो। हम ऐसी दुनिया में बिल्कुल रह सकते हैं जहाँ हम पे प्रतिबंध ना हो। यहाँ पे थोड़ा मेरे वर्ड को समझिएगा, कि ऐसी दुनिया में हम बहुत खुश रहेंगे जहाँ की कोई हम पे प्रतिबंध ना लगाए। लेकिन ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहाँ पे कोई प्रतिबंध ही ना हो। अब कोई प्रतिबंध ही ना हो का मतलब क्या हुआ, कि हम पे यदि प्रतिबंध नहीं है तो हमारे पड़ोसी पे भी प्रतिबंध नहीं है। तो यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो अड़ंगा लगा देगा हमारे काम में, क्योंकि वो हमसे भी ऊपर निकल जाएगा और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि यदि प्रॉपरली एक हम पे हो ना, कि हम पे कोई प्रतिबंध ना हो, बहुत खुश रहेंगे, हम ऐसी ही दुनिया में रहना चाहेंगे। लेकिन किसी पे भी प्रतिबंध नहीं है, तो ऐसी दुनिया में हम रह के क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई बोलबाला होने वाला नहीं है। तो फिर वही होगा कि अपना अपना देखेंगे, और अपने अपने में तो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इसमें बताया गया है, और हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा और लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं। यानी कि हमें कुछ प्रतिबंधों की ज़रूरत है, एंड बिल्कुल राइट है कि हमें हमेशा एक लिमिट में रहकर ही हर काम करने चाहिए, हर काम सोचने चाहिए। और फिर चाहे वो काम हमारे सरकार से रिलेटेड हो, चाहे हमारे काम घर से रिलेटेड हो, चाहे अपनी
निजी लाइफ से रिलेटेड हो। और यहाँ पे कहते हैं ना, किसी से इतना भी मोहब्बत मत करो कि आप पागल हो जाओ, यानी कि अपनी ही लाइफ जीना भूल जाओ। किसी से इतनी भी नफरत ना करो कि उसमें भी आप ही का नुकसान हो जाए। किसी कहीं भी जाओ तो इतना भी मत बोलो कि दूसरों को कहना पड़ जाए कि बेटा चुप। कहीं भी चल रहे हो इतना भी मत भागो कि लोगों को ये कहना पड़ जाए कि अब रुक। तो यहाँ पे ये चीजें होती है। वो एक इससे मेरे मेरे को एक बात याद आ रही है। मेरी मैडम बोला करती थी कि दो तीन बातें हमेशा याद रखना कि जहाँ पे बैठो वहां से कोई ऐसी जगह पे बैठो जहां से कोई ये ना कह सके कि उठ। ऐसी जगह जाओ जहां कोई ये ना कहे कि रुक। ऐसी बातें बोलो जहां पे कोई ये ना कह सके कि चुप। तो ये कुछ अच्छी बातें होती हैं, आप लोगों को भी काम आ सकती हैं। आप लोग भी किसी को समझा सकते हैं कुछ ऐसी बातों का एग्जाम्पल देके। तो वहाँ पे ये बातें हमें याद रखनी चाहिए कि लिमिट, यानी कि इस 3 वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो 3 शब्द थे, लिमिट होना चाहिए हमारे हर काम में। चलना है तो भी लिमिट, बोलना है तो भी लिमिट, कोई किसी से कुछ कहना है या कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ पे भी हमें लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। हर एक काम पे ज़्यादा खाना खा लोगे वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हमें फ़ायदा नहीं करता। हम एक लिमिट में खाएंगे, जितनी हमारे बॉडी की डिमांड है उतना खाएंगे तो वो बहुत अमृत के समान होगा। लेकिन उससे एक निवाला भी ज़्यादा गया तो हमारे लिए विष बन जाएगा। और 10-15 दिन के लिए जो बीमार होंगे वो ऊपर से हो जाएंगे, पेट खराब होगा वो अलग से हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए लिमिट जरूरी है। और यहाँ पे बताया गया है कि प्रतिबंध हमें जरूरी है, हम भी एक्सेप्ट करते हैं एंड आपको भी करना चाहिए कि लिमिटेशंस हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद क्या होता है कि उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है। वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग, यानी कि सड़क पर गाड़ी चलाते समय भी हमें क्रोध आ जाता है। ठीक है। कि उसके बाद क्या होता है, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा होता है, जमीन या मकान के लिए लड़ाई होती है। किसी खास, यहाँ पे देखिएगा कि हमें प्रतिबंध क्यों जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो आपको पहले ही बताया कि हमें बस प्रतिबंध ना हो, बहुत खुश रहेंगे, लेकिन सबको नहीं है, बहुत बड़ा ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। क्योंकि जब सबको नहीं है वो सब लड़ेंगे, और जब वो सब लड़ेंगे तो हम तो कहीं और के नहीं रह जाएंगे, कहीं कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जहाँ थोड़ी बहुत प्रतिबंध है तो हम पे भी रहे, लेकिन अदर पब्लिक भी पे भी तो रहेंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ा हम सुकून से रह सकते हैं। यहाँ हम हमारी ही लड़ाई, आप लोगों की लड़ाई कई बार हुई होगी, गाड़ी चलाते समय ही हुई होगी, खेलते समय भी आपकी लड़ाई हो जाती है, जमीन के लिए झगड़े होते, कितने ज़्यादा झगड़े होते। जब बारिश का मौसम आता है ना, कोर्ट में देखिए वकीलों की तो उस टाइम पे उनका दिन आता है। ठीक है। कि जब वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है ज़मीन के लिए, और उसमें से भी और आप लोग यदि किसान के घर से होंगे तो देखे होंगे, पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी करने जा रहे हो, पार्क करने जा रहे हो, वहाँ भी आप जगह के लिए करोगे, नहीं यहाँ था, यहाँ नहीं था, हम यहाँ पे बैठे थे, तुमने यहाँ कर दिया, कहीं बैठे हैं उसके लिए भी हम अपनी सीट के लिए भी झगड़ा शुरू कर देते हैं। और किसी खास फिल्म, यानी कि कहीं पे हम कोई फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जन हानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। क्योंकि ये हमारा समाज है और हमारे ही देश में नहीं ऐसा होता, हर एक देश की यही सिचुएशन होती है कि हम झगड़े करने पे उतारू हो जाते हैं। बस पे बैठे हैं, हमने रुमाल डाल के गए, कोई आके उठा के रुमाल बैठ गया, रुमाल भी ले लिया, सीट भी ले लिया। हम कहेंगे यहाँ पे हमने रुमाल डाल के गई थी और तुम ऐसे कैसे बैठ गए, यानी कि वहाँ पे भी हमारा झगड़ा शुरू, झगड़ा करते करते हमारा स्टैंड आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी भी हमारी सिचुएशंस होती है, इसलिए प्रतिबंध होना कुछ जरूरी होते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए।
यानी कि हमें एक आदर्श रूप से अपना मुक्त समाज बनाना है यदि, तो अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ हमें होना चाहिए। काश ऐसा हमारा समाज हो जाता तो कितनी खूबसूरती होती इस दुनिया में। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, मतलब सब सोच रहे हैं लड़ाई का झंझट क्या है, कि सब अपने अपने में मरे जा रहे हैं। यदि लोगों को ये समझ में आ जाए ना, मुझे कोई ज्ञान देने को बोले मैं बहुत दे दूं, ठीक है, कि यहाँ पे यदि किसी को ये समझ में आ जाए कि चलो एक दिन तो हमें सबको मरना ही है, मरने के बाद हमारे साथ कुछ जाता नहीं है, ये हमारी जीवन का अटल सत्य है। आज तक कोई साइंटिस्ट भी नहीं खोज पाता कि कोई इंसान मरता कैसे है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमें तो अब मरना ही है, ठीक है? तो हम क्यों इतना ये मोह माया दुनिया भरे का, कि तुम्हारा भी मिल जाए हमें, तुम्हारा भी मिल जाए, तुम्हारा भी मिल जाए, मतलब जिसका जिसका सबका हमारे नाम ही हो जाए, और हम इतना बड़ा घर बनवा ले, बंगला बनवा ले, गाड़ियां हो चार चार हमारे पास, चाहे भले ही ना चढ़े एक में भी। तो इतनी सारी ये बवंडर पालना ही क्यों? सीधे आराम से हम लोग यूपीएससी क्यों कर रहे हैं? मरना ही है एक दिन, सुकून से बैठो घर में, जितने खाने को मिल रहा है तो मिलो, नहीं तो जंगल में जाओ, जो भी अपना है मोक्ष के लिए प्रार्थना करो। किसी तरह से गलती से इस दुनिया में आ गए, निपटते हैं और चलते हैं फिर अपनी दुनिया में। तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत अच्छे तरीके से शांति हो जाएगी, कि लोग यदि अपने विचारों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आपके विचारों की भी रिस्पेक्ट करें। यानी कि यदि मैं सोचती हूँ कि मैं यहाँ पे इतनी अच्छी हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी इंसान अपने आप को मान रही हूँ, तो वहाँ पे क्या हो कि मैं इतना अच्छा ना मानूं, मुझे ये लगे कि चलो ठीक है आप बुरे भी हो, फिर भी मैं आपकी इज्जत करूँ, रिस्पेक्ट करूँ, एंड आपसे जितना हो सके प्यार से रहें। कोई मतलब नहीं कि आप जितना भी ले लिए आपका, और हमने जितना ले लिया वो ठीक है कि हमारा है, जितना है उतने में खुश रहते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन यार ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक काल्पनिक दुनिया में बना रही हूँ। यहाँ पे जो भी मतलब मिनटों में सपने जैसे कि आँख खुली गायब। तो आज तक ना हुआ है कभी, और ना ही कभी ऐसा होगा कि लोग यहाँ पे बिल्कुल झगड़ा ना करें, बस अपने अपने काम से काम रखें, बहुत मोह माया ना फैलाए। तो हम इतने अभी कितने मतलब हमारी एज क्या होगी, मुश्किल से मान लीजिए कि आप अंडर 20 होंगे, ठीक है, नहीं 30 होंगे, मान के चलिए, या 25 तक मान के चलती हूँ कि 25 के अंदर ही होंगे आप सभी लोग। तो हमारे अंदर भी जब इतने मोह माया आ चुके हैं, यूपीएससी करना है, फिर बहुत क्या लाइफ होगी हमारी, मतलब सपने तो ऐसे सजाते हैं कि यूपीएससी तो पास हुआ, पहले तो मीडिया आएगी, टीवी वूवी में दिखेंगे बढ़िया आराम से। तो उसमें से पहले तो ये सपने हुए, उसके बाद लगता है अभी यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, हम अभी अपनी काल्पनिक दुनिया बना रहे हैं। देन उसके बाद क्या होगा, बहुत इतनी पब्लिसिटी हमारे पीछे पीछे आएगी, उसके बाद दुनिया भर के जितना भी है सारा बिल्कुल हमें ही मिल जाना है सब कुछ। अभी तो हमको उसको रियलिटी पता नहीं है कि उसके अंदर जाने के बाद अभी हम काम भी करना है, ठीक है। अब सोचते हैं बस डीएम बन जाएंगे, कलेक्टर साहब है, इज्जत बहुत मिलेगी, काम हम कुछ होता नहीं होगा, और हम बिल्कुल तैयारी करने में अभी तैयारी नहीं कर रहे, काल्पनिक दुनिया अपनी बसा रहे हैं, और उसी उसी में हम 4-5 घंटे निकाल दे रहे हैं। देन उसके बाद एग्जाम देने जाते हैं, फ्री नहीं निकला, सारा सपना गया टूट, कि यूपीएससी में तो अभी करके बहुत कुछ करना था, और उसके बाद तो अभी कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये माया वाली जो दुनिया है, यहाँ से यदि कोई मतलब छुटकारा पा ले कि चलो ठीक है, जितना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, इतना सारा कुछ विकास विकास करने की जरूरत ही नहीं होगी, एंड हमारा देश बहुत अच्छा, बहुत शांति से रहेगा, और हम सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे से मतलब प्रेम से रहेंगे, झगड़ा उगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ हमारी काल्पनिक दुनिया, अपनी रियल दुनिया में आते हैं, जहाँ की आए दिन झगड़ा होता है। यहाँ हर एक इंसान झगड़े पे उतारू रहता है। अगर तुम्हें कोई कह दिया, यानी कि मान के चलिए कि आपने मुझे कहा कि कुछ ऐसे बात की आपने मेरे से, वो होता है कैसे बात की आपने, जैसे मुझे कहा आपने कि ओए रुक, कहाँ जा रही है। अब ना मेरा दिमाग भनक गया, माथा गर्म हो गया इतनी बात में। अब मेरा माथा गर्म हुआ, मैंने आपको 2-4 गालियाँ सुना दी। अब 2-4 गालियाँ मैंने सुना दी तो आपका माथा डबल गर्म हुआ। अब आपने क्या किया मेरे को, कि मेरे को 5-6 गालियाँ और चिपका दी। अब मेरा भी और गर्म हुआ, यानी कि तुमने गालियाँ अभी मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं क्या बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुमने मुझे गाली दे दी और आप भी गाली देते जा रहे हो। ये जब लड़ाई होती है ना, कभी-कभी आप सोचो, बहुत हँसी आती है इसको सोच के, कि दोनों ही गाली दे रहे हैं आपस में एक-दूसरे को, और क्या बोल रहे हैं कि अरे! तुमने गाली कैसे दी मेरे को?
और गाली दे के ही बोल रहे हैं कि तुमने गाली कैसे दी, खुद तो दे रहे हैं, दूसरे को बोल रहे तुमने कैसे दी, अब वो बोल रहे तुमने कैसे दी। अब इसी का आंसर मिल नहीं पाता और फिर आ जाते हैं, उसका शर्ट वर्ट पकड़ेंगे, फिर पिटाई होगी, फिर अच्छी खासी, फिर शांत हो जाएंगे, थोड़े हाथ पैर टूटेंगे और शांत हो जाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते चल देंगे। और कुछ तो लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जान लेने पे भी उतारू हो जाते हैं। कोई मतलब नहीं होता, कोई रीजन नहीं होता, किसी ने एक गाली दे दी और उसमें हम क्या कर जाएंगे, जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसी भी हमारी सिचुएशन होती है। तो यहाँ पे तो इतनी जो काल्पनिक दुनिया बसाई हमने, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं अपने इसमें, हाँ, कि जो रियल वाली हमारी दुनिया है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बताया गया कि होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है और ऐसे समाज का निर्माण भी करना है तो कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होगी। और उसके बाद क्या है कि कम से कम यह जरूरी होती है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार या अवांछित लग सकते हैं और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनों की, यानी कि कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे क्या होता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर प्रतिबंध किए बिना क्या होता है कि आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। और बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि कानून के संरक्षण की और भी ज़रूरत होती है जब कोई हमें बाध्य करता है या हमारी स्वतंत्रताओं का हनन करता है। ठीक है। तो अभी जो मैंने इतनी सारी, इतनी प्यारी सी दुनिया बनाई, वहाँ पे अब आपका मन नहीं है, मैं अपने लिए, मुझे लग रहा कि बहुत प्यारी दुनिया बनाई मैंने अभी कुछ देर पहले, तो उसमें मैं आपको यदि शामिल करना चाहती हूँ, आपका मन नहीं है तो आप तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाओगे, वहाँ से मेरे खिलाफ जो भी होगा, तो मेरी ये जो इतनी प्यारी दुनिया है वो कहीं हो सकता है कि आपके कृपा से वो हमारी जेल में निकल जाए, पूरी प्यारी सी दुनिया ये, कि अकेले रहो अपनी इस दुनिया में, खुश रहो तुम। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जबरदस्ती किया कि भैया तुम आ जाओ इधर, और ये स्वतंत्रता का आपके हनन हुआ। और बिल्कुल हमारा फंडामेंटल राइट है, आपको पता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, मेरे ऊपर केस करते हो और फिर मैं क्या करती हूँ कि उस अपनी दुनिया के साथ, अच्छी वाली दुनिया के साथ खो या जेल में जाके अपना 28 साल 25 साल जो भी है काटूंगी। उसके बाद तो बुढ़े हो जाएंगे और बुढ़े होने के बाद तो फिर मरना ही है उसके बाद कोई और चारा भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आपको जो करना अपनी दुनिया बनाए, हम अपनी दुनिया में खुश है। तो अब इसमें आता है, और जब यहाँ पे कोई जबरदस्ती करे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह का है, पूरे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इतनी जो मैं कहानियाँ ये इधर उधर की गढ़ के बनाती हूँ आपको, तो वो इसीलिए है क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहाँ कर सकता है, क्या कर सकता है, आपको पता होना चाहिए, आप उसका आंसर आसानी से कर लो। एंड उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं, कौन सी असत्ता औचित्यपूर्ण यह कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हानि सिद्धांत। ठीक है। तो अब ये जो है इसका जितने भी सवाल हैं अभी इसके आंसर भी हम लोग ढूंढेंगे एंड अपने आप से भी सोचेंगे, और जो राष्ट्रवाद था, उदारवाद था, इनके बारे में हम लोग कल ही करेंगे। अभी ये पूरा शायद वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो गया है। ठीक है। 52 मिनट का हो गया, अभी ज़्यादा ही हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग बस पढ़िए ध्यान से अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हानि सिद्धांत से।